नेक्स्ट हम बात करेंगे अब, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, बाय हार्ट कर लेना जैसे भी करो। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन दियर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, क्या दिया गया हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हमारे पास दिया गया है, क्लियर। सो इन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हमें पहले बात करना है कि ओर इज गिवन देयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओर? ओर इज अ टाइप ऑफ मिनरल फ्रॉम वेयर वी कैन गेट मेटल, जहां से कि हम मेटल को ले सकते हैं प्रॉफिटेबली, है ना। सो और का हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मीनिंग ये होता है कि आपको ओर को प्रिपेयर करना है आगे की रिएक्टिविटीज के लिए। दैट मच इज सफिशिएंट फॉर यू। तब अब हम बात करेंगे कि हमारी मेटल कितने टाइप की हो रही, 3 टाइप्स की हो रही। मतलब मेटल लेना है आपको, और लेना है, और को आपको क्रश करना है। ये करना है, क्रश करना है, पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद में आपको और को एक्सट्रैक्शन के लिए रेडी करना है। सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल। और देन अब हम बात करेंगे यदि हमारी मेटल कैसी है, हाई रिएक्टिव है। सो हाई रिएक्टिव मेटल के लिए हमें यूज करना है इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सी प्रोसेस यूज करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमें मोल्टेन ओर लेना है, पिघला हुआ ओर लेना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, तो हमारी मेटल किस फॉर्म में मिल जाएगी, प्योर फॉर्म में। फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल्स वी हैव टू यूज इलेक्ट्रोलाइसिस देयर, क्लियर। नेक्स्ट, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, क्या आ जाएगा यहाँ पर, मीडियम। मीडियम ऐसी मेटल्स जो कि मीडियम रिएक्टिविटी की है, जैसा कि हमने देखा था हमारा कॉपर हुआ, हमारा जिंक हुआ, ये क्या होती है, ये दोनों मीडियम रिएक्टिविटी की सीरीज है। ये मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल होती हैं और ये दोनों किस फॉर्म में मिलती है, या तो ये कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगी या फिर सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगी। जिंक और कॉपर या तो किस फॉर्म में मिलेंगे, कार्बोनेट के फॉर्म में या फिर सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे। तो ऐसा जब होता है तो हमें क्या करना है, यदि आपके पास कार्बोनेटेड और है तो हमें कैल्सिनेशन यूज करना है। कार्बोनेटेड ओर के लिए हमें कैल्सिनेशन यूज करना है, मतलब कि जो आपका मेटल का पाउडर है उसको आपको लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में गर्म करना है, क्लियर है। सो दिस इज कैल्सिनेशन। अगला, सल्फाइड और यदि है तो सल्फाइड और के पाउडर को आपको बहुत ज्यादा एयर की प्रेजेंस में गर्म करना है, रोस्ट कर लेना है टोस्ट की तरह। देन कार्बोनेट और सल्फाइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड अब हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हमारे ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऑक्साइड का हमें करवाना है रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद में हमारी मेटल का क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन। देन लास्ट, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जैसे कि हम बात कर सकते हैं हमारी मर्क्यूरी। यदि आपके पास मर्क्यूरी है तो वो मर्क्यूरी किस फॉर्म में होगा, जनरली वो होगा सल्फाइड और के फॉर्म में। आपको रोस्ट करना है, मीन्स ज्यादा से ज्यादा गर्म करना है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, फिर आपकी मेटल मिलेगी और मेटल को आपको क्या कर लेना है, रिफाइन कर लेना है। ओके, नाउ लेट्स सी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल स्टेप बाय स्टेप। Yes, now next we have to talk about enrichment of ores. What do we have to talk about? We have to talk about enrichment of ores, means ores जो है उसको उससे profitably हमें मेटल कैसे निकालना है। So this is enrichment of ores. So in case of enrichment, first a term is given there. इसके पहले जैसा कि हमने देखा था मिनरल होता है, ores होता है, लेकिन मिनरल और ओर्स के अलावा भी यहाँ पर कुछ होता है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज गेज। व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज गेज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेज, गेज का आखिरकार मतलब ही क्या होता है कि हमारे जो ओर्स हैं, ये हमारे ओर्स हैं जो कि हमको एक्सट्रैक्ट किए हैं हमने फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। ये ओर्स हैं जो कि हमने अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किए हैं, इनमें हमारी मेटल है, लेकिन मेटल के साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज। क्या है यहाँ पर, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज, ठीक है। सो ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कॉन्टामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज, है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज यहाँ पर होती है, और वो इम्प्यूरिटीज किसकी हो सकती है, सॉइल की हो सकती है या फिर सैंड की। तो ये जो इम्प्यूरिटीज है इन्हें हम क्या कह देंगे, दे आर गेंज। व्हाट आर दीज, दे आर गेंज। बात समझ में आ रही है। सो और माइंड फ्रॉम द अर्थ आर usually contaminated with
large amount of impurities, and these impurities may be soil or sand, and these type of impurities are known as gangue. What are these? These are gangue. Clear है? अब हमें क्या करना है? We have to use different type of physical processes और chemical processes. अब हमें इन गेंज को रिमूव करने के लिए अलग अलग तरह की फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस करना होगी, ठीक है, जिससे कि हमारे गेंज पार्टिकल्स अलग हो जाए और मेटल का एक्सट्रैक्शन आसान हो जाए. यस, नेक्स्ट. अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो चुका है. एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज. हमें सबसे पहले ऐसी मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करना है जो कि एक्टिविटी सीरीज में लो पर है या फिर मैं कहूँ कि बॉटम पर है. तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी मेटल हुई कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, मर्क्यूरी, ये सब लो या फिर मैं कहूँ लो रिएक्टिव मेटल होती है या फिर ये बॉटम पर प्रेजेंट होती है. सो लो मेटल्स. वेरी अनरिएक्टिव मेटल्स की हम बात करें तो वेरी अनरिएक्टिव मेटल्स को तो हम सिर्फ और सिर्फ गर्म करके ही फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय द हीटिंग ओनली. वेरी अनरिएक्टिव मेटल्स कैन बी ऑब्टेन बाय द हीटिंग ओनली. जैसे कि एग्जांपल हुआ हमारा सिन्नेबार. सिन्नेबार इंपॉर्टेंट है. यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला सिन्नेबार. तो सिन्नेबार का फॉर्मूला क्या होता है? HgS. ये होता है हमारा मर्क्यूरिक सल्फाइड. क्या होता है ये हमारा? मर्क्यूरिक सल्फाइड. क्लियर? सो आपके पास मर्क्यूरी का सल्फाइड है, इसको हम सिन्नेबार भी कहते हैं. सो आपको इसको गर्म करना है. क्या करना है आपको? मर्क्यूरी के सल्फाइड को, सिन्नेबार को आपको गर्म करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. सो इट कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज देयर. किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? सिन्नेबार कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज देयर. मतलब यहाँ से ऑक्सीजन ने सल्फर को हटा दिया और सल्फर की प्लेस पर ऑक्सीजन आ गया. देन फर्स्ट हो गया रोस्टिंग. क्या हो गया? रोस्टिंग. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोस्टिंग? रोस्टिंग मीन्स दैट हीटिंग अप sulfide ore. Heating up sulfide ore in the presence of air. It is known as roasting. So heating up sulfide ore in the presence of air, it is known as roasting. So sulfide air converted into its oxide. Sulfide air converted into metal oxide. ये हो गया फर्स्ट रोस्टिंग. सेकेंड स्टेप हो गई हमारी रिडक्शन. सेकेंड स्टेप क्या होगी हमारी? रिडक्शन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? रिडक्शन मीन्स दैट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो क्या मर्क्यूरी के ऑक्साइड को यदि हम गर्म करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मर्क्यूरी में एंड ऑक्सीजन में. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. सो मर्क्यूरी ऑक्साइड गिव्स अस मर्क्यूरी. क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओर ऑफ, यू हैव टू राइट नेम ऑफ ओर ऑफ मर्क्यूरी, सल्फाइड ओर ऑफ मर्क्यूरी. इट इज नोन एज सिन्नेबार एंड फॉर्मूला इज HgS. तो HgS से आपको मर्क्यूरी कैसे मिल सकती है? बाय द सिंपल प्रोसेस. पहले हमको उसका रोस्टिंग करना है. रोस्टिंग करने के बाद में हमें सल्फाइड का ऑक्साइड मिल जाएगा. मेटल के सल्फाइड से मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा. फिर मेटल के ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो मेटल और ऑक्सीजन अलग हो जाती है. सो दिस इज योर मर्क्यूरी. देन नेक्स्ट कॉपर. ऐसे ही हम कॉपर के लिए भी क्या कर सकते हैं? सेम प्रोसेस यूज कर सकते हैं. तो पहले हमें कॉपर का क्या करवाना है? रोस्टिंग. हमेशा ध्यान रखना रोस्टिंग कब यूज होती है? जबकि हम सल्फाइड ओर यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? सल्फाइड ओर के लिए. हमेशा के लिए याद रखना है आपको कि सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग प्रोसेस ही होती है. सो व्हेन कॉपर सल्फाइड इज हीटेड विद ऑक्सीजन, कॉपर सल्फाइड हीटेड विद ऑक्सीजन, सेम प्रोसेस होगा कि यहाँ से सल्फर ऑक्सीजन के साथ में निकल जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा. सो कॉपर सल्फाइड कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग. रोस्टिंग मींस दैट हीटिंग अ सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब जो आपका ऑक्साइड मिला है इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अगेन रिडक्शन. रिडक्शन भी यहाँ पर किस टाइप का हो रहा है? सेल्फ रिडक्शन. सेल्फ रिडक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर कॉपर सल्फाइड ही यहाँ पर रिडक्शन का काम करेगा. रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ जो आपको कॉपर ऑक्साइड मिला था, दिस कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फाइड एंड इट गिव्स कॉपर मेटल। क्या बन रहा है? कॉपर मेटल। और हम कर ही क्या रहे हैं? हमें मेटल फाइंड करना है। क्लियर है? सो टू स्टेप्स आर देयर व्हेन यू हैव सल्फाइड ओर। जब भी आपके पास सल्फाइड ओर है तो फर्स्ट स्टेप होगा आपका रोस्टिंग और सेकेंड स्टेप हो जाएगा आपका रिडक्शन। फर्स्ट स्टेप इज रोस्टिंग एंड सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन। क्लियर? यस। अभी हमने बात की थी लो रिएक्टिविटी सीरीज की मेटल्स की। अब हम बात करेंगे मेटल्स इन मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ऐसी मेटल्स जो कि मिडिल रिएक्टिव होती हैं। ऐसी मेटल्स हमारी कौन सी हो सकती हैं? तो जैसा कि एक्टिविटी सीरीज में आप देख चुके हैं, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये ऐसी मेटल्स हैं जो कि एक्टिविटी सीरीज में मिडिल पोजीशन पर होती हैं। अब हम बात करेंगे कि ये अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में होती हैं। तो ये अर्थ क्रस्ट में होती है इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोनेट। बात समझ में आ रही है? इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोनेट। जैसा कि मैं बताऊं कि जिंक है, तो जिंक किस फॉर्म में रहेगा? अर्थ क्रस्ट में ये रहेगा जिंक सल्फाइड के फॉर्म में। नेक्स्ट मैं बात करूं कि जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है, तो कैसे हो जाएगा ये हमारा जिंक कार्बोनेट। दिस इज Zn CO3। क्लियर है? तो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की हम बात कर रहे हैं कि ये जनरली किस फॉर्म में होते हैं। इनके और होते हैं हमारे सल्फाइड के फॉर्म में या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में। तो सल्फाइड के फॉर्म में होंगे या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे। तो वी हैव टू यूज देयर टू टाइप्स ऑफ मेथड। कार्बोनेट ओर के लिए आपकी अलग प्रोसेस होगी और सल्फाइड ओर के लिए आपकी अलग प्रोसेस होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो गया है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैल्सिनेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोस्टिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैल्सिनेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोस्टिंग? तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे पास क्या है, मेटल के सल्फाइड है। क्या है? मेटल के सल्फाइड। Metal sulfides are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess of air. मेटल के सल्फाइड को आप जब भी एयर की प्रेजेंस में गर्म करेंगे और मेटल सल्फाइड कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। मेटल सल्फाइड कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सो इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज रोस्टिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। बात समझ में आ रही है कि मेटल सल्फाइड को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। बट व्हेन मेटल कार्बोनेट, व्हेन मेटल कार्बोनेट इज हीटेड, ये भी गर्म होगा, स्ट्रांगली हीटेड बट इन लिमिटेड एयर, इन लिमिटेड एयर। Metal carbonate heated in limited air and it converted into metal oxide। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मेटल ऑक्साइड में। So this process is known as calcination। This process is known as calcination। ठीक है? एक और बात से मैं आपको बता देती हूँ कि when metal sulfides are heated in the presence of excess of air and metal sulfide converted into metal oxide. So this process is known as what? This process is known as roasting. Second, metal carbonate, ore of metal carbonate is heated in limited air या फिर absence of air. Metal carbonate heated in limited air or excess or less of oxygen, so it gives metal oxide. metal carbonate से हमने metal oxide बनाया, लेकिन अब हमने ऑक्सीजन यहाँ पर एयर कम से कम यूज किए। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। क्लियर है? रोस्टिंग में हमें यहाँ पर एयर की एक्सेस दिखाना है और रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए होती है। कैल्सिनेशन में हमें बताना है कि कार्बोनेट ओर के लिए होता है लेकिन लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में होता है, और दोनों में ही होता क्या है? मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ करेंगे रिडक्शन। क्या करेंगे हम? रिडक्शन।
यस, जैसे कि आपने देखा जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट दोनों से ही हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया है। अब इस जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम रिडक्शन करवाएंगे। अब हम क्या करवाएंगे? रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? कार्बन। सो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन एंड जिंक इज सेपरेटेड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ पर? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज रिलीज। सो ये है रिडक्शन। क्या है ये? हमारा रिडक्शन है, रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड। सो ऑलवेज रिमेंबर कि रिडक्शन के लिए हम यहाँ पर कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हैं? हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कार्बन। क्या यूज कर रहे हैं हम? कार्बन। ओके, बट अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कैन वी यूज कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ मेटल? बात समझ में आ रही? कैन वी यूज कार्बन as a reducing agent for all type of metal? So we cannot use carbon as a reducing agent for all type of metal. कुछ ही मेटल के लिए जो है हम यहाँ पर मिडिल रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए ही हम यहाँ पर कार्बन को यूज कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम कार्बन का यूज नहीं कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही क्या हो रहा है यहाँ पर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है हमारी, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बिसाइड कार्बन, reduce metal oxide to metal. Sometimes displacement can also be used by the highly reactive metals like sodium, calcium और aluminium. सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम को भी हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं. सो हाउ वी कैन यूज देम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट? दे विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वो क्या काम करेंगी? हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या काम करेंगी? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगी बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल. क्लियर है? So already you know that highly reactive metal displace lower reactive metal. Highly reactive metal displace low reactive metal. Okay. So how we can use it? यहाँ पर एक important question बनता है कि write a chemical equation. What happen when magnesium oxide reacts with aluminium? Okay. What happen when magnesium oxide reacts with aluminium? What is the function of aluminium here? बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव होने के कारण एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज. एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज. सो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस मैग्नीज. एल्यूमिनियम डिस्प्लेस मैग्नीज. ये टू छोटा होगा. सो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस मैग्नीज एंड इट गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीज. What it gives? Aluminium oxide and manganese. अब हमेशा आप ध्यान रखना कि metal oxide reacts with highly reactive metal and displacement takes place and very high amount of heat is evolved here. Very high amount of heat is evolved here. Very high amount of heat is evolved here. So these type of reaction are exothermic reaction. यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है, जिसके कारण कि हम इसको क्या कह सकते हैं? It is an exothermic reaction. और इसी के ही कारण कि यहाँ पर exothermic reaction होती है, we can use this metal for welding purposes. Clear? अब एक क्वेश्चन आपको NCERT की बुक में टेक्स्ट किया हुआ है. Can you identify the substance that are going oxidized and reduced? पूछा जाता है एग्जाम में. क्या होता है? इक्वेशन दी जाएगी, ये वाली इक्वेशन लिख के दे देंगे और पूछा जाएगा कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड. तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि जैसा कि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रेडॉक्स रिएक्शन आती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? व्हेन एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, दीज आर रेडॉक्स रिएक्शन. क्लियर है? तब क्या होता है कि जैसा कि आप देखेंगे कि मैग्नीज ऑक्साइड में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है और रिएक्शन होने के बाद में मैग्नीज की क्या हो जाती है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है. सो व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स लेस. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर क्या होंगे? ये हमारी रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट
कम हो जाती है, सो दिस इज रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। लेकिन एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन क्या स्टेट क्या हो रही है यहाँ पर? 0 to 3, 0 to 3। सो क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्लियर? यस, नेक्स्ट। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, so the amount of heat evolved is so large that's why metal are produced in molten state। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि रिएक्शन बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, जिससे कि मेटल अब किस फॉर्म में मिल रही है हमें? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में मिल रही है? लिक्विड फॉर्म में। सो ऑलवेज रिमेंबर, in fact, reaction of iron third oxide Fe2O3 with aluminium is used to join railway tracks or cracked। ठीक है, so this reaction is known as thermite reaction। This reaction is known as thermite reaction। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब मोर रिएक्टिव मेटल से होती है तो क्या होता है कि इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है कि आपका जो मेटल ऑक्साइड का मेटल है वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, इसीलिए आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के पाउडर से करवाई जाती है, जिससे कि आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में। आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में। और ये ही लिक्विड आयरन हम कहाँ यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज इट टू जॉइन रेलवे क्रेक। दिस रिएक्शन वी कैन यूज दिस रिएक्शन टू जॉइन रेलवे ट्रैक। अब यहाँ पर देखो, बेसिकली होता ही क्या है कि इस मशीन में, ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, साथ में इग्निशन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ और भी मिक्स किया जाता है। सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपका जो लोहा था, आयरन था, वो क्या होगा? मेल्ट होगा, मेल्ट होकर यहाँ से पास होगा और जो आपका रेलवे ट्रैक है उस पर चला जाएगा, और ठंडा होने के बाद में रेलवे क्रेक क्या हो जाएगा? रेलवे ट्रैक का क्रैक क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। सो दिस इज थर्माइट रिएक्शन। व्हाट इज दिस? थर्माइट रिएक्शन। ओके, देन नेक्स्ट इज गिवन हियर। अगले हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द सीरीज। एक्सट्रैक्टिंग ऑफ द मेटल्स टॉप ऑफ द सीरीज। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहली बात तो हम इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ कार्बन। क्लियर? व्हाई? Why they cannot be extracted by the use of carbon? Because these metals have more affinity of oxygen than carbon। ठीक है, यदि हम यहाँ पर कार्बन यूज करेंगे, कार्बन का यूज ही क्यों कर रहे थे हम कार्बन का यूज कर रहे थे ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। किसको रिमूव करने के लिए? ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम कार्बन का यूज कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है दे शो मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, इसलिए कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन को हटा नहीं पाएगा। सो व्हाट डू वी हैव टू यूज देयर? हमें यहाँ यूज करना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हमें यहाँ क्या यूज करना है? वी हैव टू यूज देयर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन व्हाट डू वी हैव टू डू? हमें लेना है मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन। मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन लेने के बाद में हमें उसमें पास कर देना इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करेंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर? मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेने के बाद में हमें इसमें कुछ ऐड करना है, थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। यहाँ पर हम ले रहे हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? यहाँ पर आयंस का डिसोसिएशन करने में हेल्प करेगा। क्लियर? तो जब हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इस बीकर में लेते हैं और देन वी यूज देयर एनोड एंड कैथोड। अब हमें यहाँ पर क्या यूज करना है? एनोड और कैथोड। सो व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी व्हाट विल हैपन देयर?
मेटल मेल्ट, मेटल क्या होगी, मेल्ट होगी। मेल्ट होने के बाद में मेटल होती है पॉजिटिव इन नेचर, सो इट गोज टूवर्ड्स कैथोड, इट गोज टूवर्ड्स कैथोड, कैथोड की ओर जाएगी और मेटल हमारी कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगी। बाकी बचा हुआ जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है जो कि एनोड से आता है, इट रिमेन्स एज ए एनोड मड। ठीक है, चलिए इसकी बात हम करेंगे। और सेम थिंग इज गिवन देयर, सो व्हाट डू वी हैव टू टेक देयर। सबसे पहले हमें सॉल्ट लेना है, सॉल्ट सबसे पहले हमें इम्प्योर मेटल लेना है। इम्प्योर मेटल लेने के बाद में हमें क्या करना है, इम्प्योर मेटल को हम यूज करेंगे एज ए एनोड और प्योर मेटल को हम यूज करेंगे एज ए कैथोड। सो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, सेम सॉल्यूशन लेना है, जो भी आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है उसका सेम सॉल्यूशन हम यहाँ पर लेंगे। तो कॉपर एनोड आई एम यूजिंग हियर, इम्प्योर कॉपर एनोड यहाँ लेना है, प्योर कॉपर कैथोड आपको लेना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। सो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट व्हाट विल हैपन देयर, कॉपर मेटल मेल्ट, copper metal comes from the anode of copper, it goes to solution। copper कहाँ आ गया है, solution में आ गया है। अब now this copper ion goes towards cathode, it goes towards cathode and it deposited, pure copper deposited at cathode। क्लियर है। साथ ही साथ एनोड में जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो यहाँ पर बॉटम में कलेक्ट हो जाती है। सो दिस इज नोन एज एनोड मड। व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज एनोड मड। यस, नेक्स्ट सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर कि मिनरल क्या होता है और क्या होता है और गैंज क्या होता है। तो इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मिनरल क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिससे कि हमें एलिमेंट फाइंड होता है। देन और, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और means that element can be extracted easily and profitably, so this is और भी जो भी आपकी इम्प्योरिटीज होती है वो होती है गैंज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन इज गिवन, नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। आपको ऐसी मेटल्स के नेम लिखना है जो कि फ्री स्टेट में होती हैं। सो व्हाट आर दिस मेटल, गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, कॉपर और सिल्वर भी फ्री स्टेट में आपको मिल सकती है। यस, नेक्स्ट, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटल को आपको फाइंड करना है फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, जैसे कि आपके पास हुआ जिंक ऑक्साइड से आपको जिंक फाइंड करना है। तो हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, वी यूज देयर रिडक्शन। व्हाट डू वी यूज देयर, वी कैन यूज देयर रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कार्बन, सोडियम और एल्यूमिनियम। तो ये आपका बन जाएगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द मेटल एम, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये देखिए इस पर आपका एक क्वेश्चन बना है, क्या है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है आपको मेटल की, तो आप एनोड किसका लोगे, तो इम्प्योर मेटल का हम एनोड बनाएंगे, कैथोड किसका बनाएंगे हम, प्योर मेटल का हम कैथोड लेंगे और सॉल्यूशन कौन सा लेंगे, सेम मेटल का हमें यहाँ पर सॉल्यूशन लेना है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर होगा क्या, यहाँ से मेटल कम्स इन सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्यूशन मेटल आयंस गोज टू कैथोड। ओके, यस। नेक्स्ट हम बात करेंगे करोजन इज गिवन देयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करोजन। करोजन को हम बहुत सिंपल सी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि डिस्ट्रॉइंग ऑफ मेटल सरफेस। व्हाट इज दिस, डिस्ट्रॉइंग ऑफ मेटल सरफेस। करोजन क्या होता है हमारा, डिस्ट्रॉइंग ऑफ मेटल सरफेस। तो क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आयरन मेटल इज देयर, जो कि हवा में पानी में खुली छूट जाने के कारण मेटल की सरफेस क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। क्या हो गई है, मेटल की सरफेस डिस्ट्रॉय हो गई है। So destroying of metal surface is known as corrosion. What is this? Destroying of metal surface is known as corrosion. So some different type of metals corrosion are given there. अलग अलग टाइप की मेटल की corrosion यहाँ पर given है। तो क्या आपने देखा है कुछ मेटल्स हुई जैसे आयरन आर्टिकल्स
को यदि हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, सो दे बिकम रेड इन कलर। सिल्वर आर्टिकल्स हुए आपके, सिल्वर के आइटम को यदि आपने हवा में छोड़ दिया है, सो दे बिकम्स ब्लैक इन कलर। यस और नो? यस। तो आखिरकार होता ही क्या है कि डिस्ट्रॉइंग ऑफ मेटल सरफेस इन एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर and moisture and other substances, so this is known as corrosion. What is this? This is known as corrosion. ये बात समझ में आ रही है आपको? अब हम सबसे पहला corrosion किसका देख रहे हैं? We can find here silver articles. Silver articles become black. किसकी बात कर रहे हैं हम? Silver articles become black. Silver articles जो है आपके काले पड़ जाते हैं, तो उनका काला पड़ने का रीजन क्या है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एक गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी गैस है? एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर? तो व्हेन सिल्वर आर्टिकल्स कम्स इन कांटेक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सिल्वर सल्फाइड इज फॉर्म्ड हियर। क्या बनेगा हमारा? सिल्वर सल्फाइड इज फॉर्म्ड। सिल्वर सल्फाइड इज फॉर्म्ड हियर, जो कि ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो जो भी आपके घर पे चांदी के बर्तन है वो थोड़े दिनों बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? बिकॉज दिस सिल्वर आर्टिकल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सिल्वर कन्वर्टेड इनटू सिल्वर सल्फाइड एंड दिस सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक इन कलर। दैट्स व्हाई योर सिल्वर वेसल्स बिकम ब्लैक इन कलर। ओके, ठीक है। सो दिस इज गिवन हियर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भैया सिल्वर आपका काला पड़ गया है, तो आप उसके लिए केमिकल रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? तो हमारा सिल्वर आर्टिकल जो है वो ब्लैक हो गया है। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपको लिखना है सिल्वर प्लस H2S इट गिव्स Ag2S एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड हियर। सो दिस इज द करोजन ऑफ सिल्वर मेटल। यस, नेक्स्ट करोजन हमारा दिया है कॉपर का। तो क्या आपने सभी ने देखा है कि कॉपर के जो हमारे बर्तन होते हैं वो इस तरह से हरे पड़ जाते हैं? यस और नो? यस। तो कॉपर के जो हमारे वेसल्स हैं वो इस तरह से ग्रीन क्यों हो जाते हैं? सो दिस इज करोजन ऑफ कॉपर मेटल। व्हाट इज दिस? दिस इज करोजन ऑफ कॉपर मेटल। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कॉपर रिएक्ट्स विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर एटमॉस्फेयर में मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा एंड slowly loses its shiny brown surface, जिसके कारण कि आपके कॉपर की ब्राउन सरफेस क्या हो जाती है? डल हो जाती है, खत्म हो जाती है। एंड गेन ग्रीन कोट, ग्रीन कोट। यस, ऑफ कोर्स ऐसा होता है। सो कार्बन आर्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड becomes green in color. Yes. So what is this? This is corrosion of copper metal. अब आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये जो ग्रीन कलर आया है वो किस कारण आया है? तो हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी कि आपका तांबा है, कॉपर है, वो हरा क्यों पड़ जाता है? बिकॉज इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड. So when copper reacts with moist carbon dioxide in atmosphere, so it gives basic copper carbonate. What it gives? It gives basic copper carbonate which is green in color. कैसा होता है ये कलर में? ग्रीन. तो दिस इज बेसिक कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इसका हमने नाम लिख दिया बेसिक कॉपर कार्बोनेट. सो बेसिक कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, जिसके कारण कि हमारा तांबा हरा पड़ जाता है और कॉपर टर्न्स ग्रीनिश इन कलर. यस, क्लियर है? अब एनसीईआरटी की बुक में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा कि यदि हमारे तांबे के बर्तन जो हैं वो हरे पड़ गए हैं तो हम उन्हें क्लीन करने के लिए या तो इमली यूज करते हैं या फिर नींबू यूज करते हैं. व्हाट डू वी यूज देयर? टैमरिन और लेमन. व्हाट डू वी यूज देयर? टैमरिन और लेमन. बात समझ में आ रही है आपको? यस. तो आपके जो कॉपर के वेसल हैं यदि वो ग्रीन हो गए, कॉपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण यदि आपके कॉपर के बर्तन क्या हो गए? हरे हो गए, ग्रीन हो गए, तो आपको उन्हें क्लीन करने के लिए क्या करना होगा? आपको उन्हें क्लीन करने के लिए
टैमरिन या फिर लेमन यूज करना होगा। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तांबे के बर्तनों को खटाई से साफ क्यों किया जाता है? सो ऑलवेज रिमेंबर द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट, व्हिच एसिड इज प्रेजेंट? सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट, which acid is present? Citric acid is present in lemon or tamarind, lemon or tamarind। आपको पता है कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो ऐसा ही जैसा कि हमने देखा कि कॉपर हरा क्यों हो गया था, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बना था। अब इस हाइड्रोक्साइड को रिमूव करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा? हमें यहाँ यूज करना होगा कोई एसिड। सो व्हेन वी रब lemon or tamarind on copper articles, when we rub lemon or tamarind on copper articles, so copper articles पर जो ग्रीन कलर की लेयर आई थी वो बेसिक थी नेचर में। अब हमने वहां पर लेमन और टैमरिन लगाकर एसिड लगा दिया है। सो एसिड रिएक्ट्स विद बेस, ठीक है, जिसके कारण की कॉपर कार्बोनेट क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, हरे रंग का बेसिक कॉपर कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाता है एसिड के साथ में और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। तो बेसिक का कॉपर कार्बोनेट अब यहाँ से यदि रिमूव हो ही गया है तो दोबारा से क्या होगा? आपका कॉपर का बर्तन चमचमाहट के साथ में चमकने लग जाएगा। क्लियर है? यस, नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे हमारे आयरन की। किसकी बात करेंगे? आयरन की बात करेंगे। सो व्हाट हैपन व्हेन आयरन आर्टिकल्स, what happen when iron articles exposed in air in the presence of moisture? आयरन आर्टिकल्स को यदि हमने एयर में एक्सपोज किया है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो आपने सभी ने देखा होगा कि क्या होता है कि आयरन के आर्टिकल्स जो है उनके ऊपर ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस की लेयर बन जाती है। आयरन के आर्टिकल्स पर ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस की लेयर बन जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज आवर रस्ट। उसको हम क्या बोलते थे? रस्ट बोल देते हैं। ओके, देन सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। ये क्या है? ये एक केमिकल प्रोसेस है। आयरन आर्टिकल है मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर आयरन आर्टिकल्स बिकम्स फ्लेकी brown. So this is our dust and this is a chemical process and formation of this brown color, formation of this brown color layer, it is known as what? It is known as rusting process. अब rusting होती है क्यों है? मैंने बताया कि moist air के कारण होती है। Clear? Next, ये important question है। What is rusting? Write its chemical equation. What is rusting? Write its chemical equation. Chemical equation must होती है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये है मेरा आयरन। कौन है ये है आयरन। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बट किसकी प्रेजेंस में करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कितने भी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हो सकते हैं। सो व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट गिव्स आयरन ऑक्साइड, इट गिव्स हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्लियर है? सो दिस इज hydrated iron oxide. Hydrated iron oxide is formed here. So what is this? This is known as rust. Hydrated iron oxide is known as rust. क्या हो जाएगा ये हमारा? rust. Clear है? iron third oxide. Hydrated iron third oxide is known as rust. एग्जाम में पूछा जाएगा कि रस्ट क्या होता है? फ्लेकी ब्राउन लेयर इज रस्ट प्रोसेस। रस्टिंग क्या होती है? केमिकल फिनोमिनन है जिसमें कि हमारी ब्राउन फ्लेकी लेयर आ जाती है। थर्ड होगा कि अब भैया अब तो केमिकल रिएक्शन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप कैसे लिखोगे? Fe प्लस ऑक्सीजन एक्स वाटर मॉलिक्यूल, कितने भी पानी के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। सो इट गिव्स Fe2O3 डॉट XH2O। व्हाट इट गिव्स? Fe2O3 डॉट XH2O। एंड रस्ट का नेम क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। क्लियर? यस, नेक्स्ट। अब एक एक्टिविटी आपको एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है कि रस्टिंग के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर होती है। व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग? सो रस्टिंग की प्रोसेस को शो करने के लिए एक्टिविटी 3.14 इज गिवन दियर। सो इन एक्टिविटी 3.14 व्हाट डू यू हैव टू डू? यू हैव टू टेक देयर 3 टेस्ट ट्यूब एंड यू हैव टू टेक सम आयरन नेल। क्या लेना है हमको? हमको सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब लेना है
3 टेस्ट ट्यूब लेने के बाद में आपको लेना है उसमें आयरन नेल, लोहे की कीलें। देन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, आपको लेना है वाटर। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना है, इन टेस्ट ट्यूब ए हमें लेना है वाटर। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है बॉइल्ड वाटर, आयरन नेल लेना है, बॉइल्ड वाटर लेना है, और साथ में यहाँ पर एक ऑयल की कुछ बूंदे डाल देना है। क्लियर है? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब वाटर, और टेस्ट ट्यूब में आपको आयरन नेल कैसे रखना है, टेस्ट ट्यूब में आपको आयरन नेल इस तरह से रखना है कि आयरन नेल थोड़ी हवा में हो और थोड़ी पानी में। क्लियर? यही तक मान लो पानी है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपको लेना आयरन नेल इन बॉइल्ड वाटर, और साथ ही साथ यहाँ पर ऑयल की कुछ ड्रॉप्स भी ऐड कर दी गई हैं। थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड आयरन नेल। थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है हमें, थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है आयरन नेल एंड कैल्शियम का क्लोराइड। क्लियर है? अब क्या करना है, आपको थोड़े दिनों के लिए इस सेटअप को रख देना है। थोड़े दिनों बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको ऑब्जर्वेशन में ये बताना है कि टेस्ट ट्यूब ए, बी और सी, टेस्ट ट्यूब ए, बी और सी, आउट ऑफ दीज 3 टेस्ट ट्यूब, इन तीनों टेस्ट ट्यूब में से आखिरकार रस्टिंग की प्रोसेस होती ही किस में है। तो इन टेस्ट ट्यूब ए में क्या होता है यहाँ पर कि रस्टिंग की प्रोसेस होती है। आपकी जो आयरन की कीलें थी, आयरन नेल्स थे, दे बिकम रस्टेड इन टेस्ट ट्यूब ए। Why they become rusted? They become rusted because of the presence of air and moisture both in test tube A. Clear? But in test tube B, we are taking their boiled water. Test tube B में हम boiled water ले रहे हैं। Secondly, हम यहाँ पर इसको किससे कवर कर रहे हैं? We are covering it with the help of oil. Clear? So oil की presence के कारण और यहाँ पर air आयरन नेल को नहीं मिल पाती है, that's why they do not rusted. थर्ड में हम ले रहे हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड? इट अब्सॉर्ब मॉइस्चर। क्या करता है ये? मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अब यदि यहाँ पर कोई मॉइस्चर नहीं होगी तो, लेकिन रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों कंपल्सरी है, तो मॉइस्चर तो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में भी आपका रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ए टेस्ट ट्यूब में आपका रस्टिंग होगा, क्योंकि रस्टिंग के लिए कंडीशन रिक्वायर क्या है हमारी? मॉइस्चर एंड एयर। क्लियर? यस। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ करोजन। प्रिवेंशन ऑफ करोजन आर गिवन देयर, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं कि यदि आपको आपके आर्टिकल्स को बढ़िया से नए के नए रखना है, रस्टिंग नहीं होने देना है, करोजन नहीं होने देना है, तो आप क्या कर सकते हैं? सो ऑलरेडी यू नो दैट, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है कि से 2 ways प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम क्या कर सकते हैं? हम आयरन आर्टिकल्स को पेंटिंग कर सकते हैं। यस, आपने सभी ने देखा होगा कि आयरन आर्टिकल्स को हम आए दिन पेंट करते हैं जिससे कि उसमें जंग नहीं लगे। सेकेंड, क्या हम आयरन आर्टिकल्स की ऑयलिंग कर सकते हैं? यस, ऑयलिंग करने से क्या होगा कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं, हमारे जो सामान है, वो ऑयल में डूबे रहेंगे। ऑयलिंग होगी तो वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। थर्ड, हम क्या कर सकते हैं? ग्रीजिंग कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो भी हमारे स्क्रूज रहते हैं या फिर नट्स रहते हैं, या फिर हम हमारे व्हीकल्स की बात करेंगे, हम उनकी आयरन सर्विसिंग करवाते हैं, ग्रीजिंग करवाते हैं। तो ग्रीजिंग करवाने से क्या होगा? दीज ग्रीज कवर योर आयरन आर्टिकल्स, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड वाटर। नेक्स्ट हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? क्रोम प्लांटिंग। व्हाट वी कैन यूज हियर? क्रोम प्लांटिंग। क्रोम प्लांटिंग क्या होती है? क्या आपने अपने घरों में इस तरह से एकदम चमचमाते हुए कुछ आर्टिकल्स देखे हैं? तो व्हाट इज दिस? दिस इज क्रोम प्लांटिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज क्रोम प्लांटिंग। क्रोम प्लांटिंग में आखिरकार होता ही क्या है कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं, आयरन के जो आर्टिकल्स हैं, इनके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। सो दिस इज क्रोम प्लांटिंग, और वी कैन यूज एनोडाइजिंग। क्लियर? सो रिमेंबर, प्रिवेंशन ऑफ करोजन, सम सिंपल मेथड्स आर गिवन देयर।
painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome planting, anodizing और making toys. Yes, next. नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन इज गिवन देयर. अब आपको गैल्वेनाइजेशन को डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा. सो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए दिन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैल्वेनाइजेशन. तो जैसा कि आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? इट इज कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स विद लेयर ऑफ जिंक. कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स विद लेयर ऑफ जिंक. व्हाट इज दिस? Coating of iron articles with layer of zinc. So this is known as what? This is known as our galvanization. Clear? देखो, मैं आपके लिए एक स्पेशल डायग्राम लेकर आई हूँ. इस डायग्राम में क्या हो रहा है? We are showing there deep galvanization. Deep galvanization में क्या होता है? यहाँ ध्यान देंगे आप कि जिंक का सॉल्यूशन है. जिंक लिक्विड फॉर्म में है. ये है मेरा आयरन आर्टिकल. इस आयरन आर्टिकल को मैं जिंक में डीप करूंगी. क्या करूंगी? मैं जिंक में डीप करूंगी. तो आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक की कोटिंग हो जाएगी. क्या होगी? जिंक की कोटिंग हो जाएगी. सो दिस इज गैल्वेनाइजेशन. और हाउ वी कैन यूज गैल्वेनाइजेशन? विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस प्रोसेस टू. हम इस तरह की इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करके भी गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं. क्लियर है? अब गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग even if the zinc coating is broken. कि गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल जो है, यदि आपका जिंक का कोटिंग टूट गया है तब भी वो आयरन आर्टिकल को प्रोटेक्ट करते हैं. कैसे? बात समझ में आ रही है? सो ऑलवेज रिमेंबर कि यदि जिंक कोटिंग टूट भी चुका है तो वो फिर भी क्या करेगा? हमारे आयरन आर्टिकल को रस्टिंग से बचाएगा. सो हाउ इट प्रोटेक्ट? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. तो जो भी कोई कांटेक्ट में आएगा उससे कौन रिएक्शन कर लेगा? जिंक. सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इजीली ऑक्सीडाइज्ड. सो व्हेन जिंक लेयर ब्रेक्स डाउन, जिंक कंटिन्यूज टू रिएक्ट एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. हैज ऑब्जेक्ट्स इज प्रोटेक्टेड. ठीक है, जिंक क्या हुआ है? ब्रेक भी हो गया है, लेकिन वो अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेगा. जिंक oxidize itself and iron is protected. Clear? Yes, next. Some questions are given there on the basis of galvanization. Key. Which of the following methods suitable for preventing iron frying pan? आपने घर पे फ्राइंग पैन देखी होंगी जो कि आयरन के बने होंगे. तो उसको आप रस्टिंग से बचाने के लिए कौन सी प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहेंगे? ग्रीस अप्लाई करेंगे. ग्रीस क्यों भैया? खाने में जाएगा. पैंट अप्लाई करेंगे, मेल्ट हो जाएगा. अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, ये थोड़ा सही लग रहा है. और ऑल ऑफ द अबव. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? अवर करेक्ट आंसर इज अप्लाइंग ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक. आयरन का जो फ्राइंग पैन है वो जिंक से कोटेड होना चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है. फूड कैंस जो है वो किससे कोटेड रहते हैं? जो हमारे फूड कैंस आते हैं, आपने देखा होगा कि जनरली रसगुल्ले का डब्बा लेकर आते हैं, तो वो किससे कोटेड रहता है? अंदर से वो टिन से कोटेड रहता है, ना कि जिंक से. किससे कोटेड रहता है? टिन से कोटेड रहता है, जिंक से कोटेड नहीं रहता है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? उसका रीजन क्या हो सकता है? जिंक महंगा है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, और जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन. अब हमेशा ध्यान रखना कि यदि हमें फूड आर्टिकल्स को स्टोर करना है तो हम ऐसी मेटल का यूज करना चाहेंगे जो कि लेस रिएक्टिव है. तो हम टिन का यूज इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज टिन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. टिन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. क्लियर है? सो फूड कैंस कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज अबव इन रिएक्टिविटी. सो जिंक इज मोर रिएक्टिव, इसलिए हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए. किसमें? फूड एलिमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए. यस. नेक्स्ट मेथड इज गिवन देयर. व्हाट इज आवर नेक्स्ट मेथड? नेक्स्ट मेथड इज अलोइंग. व्हाट इज दिस? नेक्स्ट मेथड इज अलोइंग. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलोइंग? ऑलरेडी आपको सभी को पता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलोइंग? अलोइंग मीन्स दैट मिक्सिंग ऑफ मेटल टू मेटल और मिक्सिंग ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल. Mixing of metal to metal or mixing of metal to non-metal, this is known as alloying. Clear? Yes, next.
सो अलोइंग प्रोसेस हम यूज ही क्यों करते हैं? अलोइंग हम इसलिए यूज करते हैं जिससे कि हमारे मेटल की प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाए। क्या हो? हमारे मेटल की प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाए। जैसे कि आयरन का ज्यादा से ज्यादा अलोइंग यूज किया जाता है। आयरन का क्या बनाया जाता है? एलॉय बनाया जाता है। क्यों? बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट। प्योर आयरन क्या होता है हमारा? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है एंड स्क्रेचेस इजीली व्हेन हॉट। प्योर आयरन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और यदि आपने उसको स्क्रेच यदि गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है? स्क्रेच हो सकता है। तो आयरन में क्या मिक्स किया जाता है? सो आयरन इज मिक्स्ड विथ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। आयरन में वेरी स्मॉल अमाउंट में क्या मिक्स किया जाता है? कार्बन मिक्स किया जाता है टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। आयरन में क्या मिक्स किया जाता है? आयरन में स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मिक्स किया जाता है टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड hard. That much is clear. Then when iron is mixed with nickel and chromium, when iron is mixed with nickel and chromium, तो इसे हम क्या कहेंगे? Stainless steel. Can you find here? These are vessels of stainless steel. यहाँ पर मैं कौन से बर्तन लेकर आई हूँ? These are utensils of stainless steel. तो stainless steel कब बनता है? stainless steel तब बनता है जबकि हम आयरन में क्रोमियम और निकल को मिक्स करते हैं और अलॉय बनाते हैं, जिससे कि हमारे यूटेंसिल्स क्या हो जाएंगे? हार्ड हो जाएंगे। सेकेंडली हार्ड होने के साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और फ्री फ्रॉम रस्ट। यस। देन sometime iron is mixed with other substance also. Sometime iron mixed with other substances also to change its property or overall to make it strong, to make it hard, to make it free from rust. Yes. Next, what are alloys? अब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि what are alloys? NCERT का क्वेश्चन है। So what are alloys? Alloys are homogeneous mixture of two or more metals. क्या होता है alloy? Homogeneous mixture of two or more metal. और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें मेटल को बहुत तेज टेम्परेचर पर गर्म करना है, मेल्ट करना है। मेटल मेल्ट हो जाती है, फिर उसके बाद में हम डेफिनेट प्रोपोर्शन की दूसरी मेटल या फिर नॉन मेटल मिक्स कर देते हैं। क्लियर? यस। नेक्स्ट, डू यू नो? बहुत अच्छी बात यहाँ पर दे रखी है। सो व्हाट इज गिवन देयर? प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड। जो हमारा प्योर गोल्ड होता है वो क्या होता है? 24 कैरेट का गोल्ड होता है विच इज वेरी सॉफ्ट। ये है हमारे पास प्योर गोल्ड जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। ये इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि यदि आपने इसको हैमर किया है, आपने इसके वायर बनाए हैं, तो वो टूट टूट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट। क्लियर? देन इट इज देयरफॉर नॉट स्टेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, जिसके कारण कि हम इसकी सुंदर सी ज्वेलरी नहीं बना सकते बिकॉज इट इज वेरी सॉफ्ट। सो इट इज अलॉयड विथ सिल्वर और कॉपर। इसमें अब हम क्या मिक्स करेंगे? हमें मिक्स करना पड़ता है सिल्वर और कॉपर। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और सॉफ्ट होने के कारण हम इसके ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते। जनरली 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि 24 कैरेट का गोल्ड जो है ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं यूज होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो हमें इसमें मिक्स करना होता है सिल्वर और कॉपर, जिससे कि ये थोड़ा हार्ड हो जाता है और हम ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। देन 22 पार्ट्स ऑफ द प्योर गोल्ड इज अलॉयड विथ 2 पार्ट ऑफ एनी अदर मेटल, कॉपर और सिल्वर। क्लियर है? सम मोर alloys are given there. Always remember when mercury is mixed with other metal. किसकी बात कर रहे हैं? मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं कि यदि मर्क्यूरी आपने किसी और मेटल के साथ मिक्स की है, so this is known as amalgam. What is the meaning of amalgam? Amalgam means that it is alloy of mercury with any other metal. Clear? Then the electrical conductivity and melting point of an alloy is less than pure metal. सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो क्या होगा? हमारी प्योर मेटल से अलॉय का कम होगा।
अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी कम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में कुछ और मिक्स हो गया है। देन ऑलवेज रिमेंबर ब्रास। व्हाट इज ब्रास? ब्रास इट इज अ टाइप ऑफ अलॉय एंड ब्रास में कौन कौन सी मेटल होती है? सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। व्हाट इज ब्रास? Brass it is combination of copper and zinc. Next, bronze. What is bronze? Bronze is combination of copper and tin. What is bronze? Bronze is alloy of copper and it is mixture of copper and tin. पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्रास के कंस्टिट्यूएंट लिखो, ब्रॉन्ज के कंस्टिट्यूएंट लिखो, ठीक है। सो ब्रॉन्ज it is combination of tin and copper. Then next, so they are not good conductor of electricity. कॉपर के अलॉय है लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटीज आ चुकी है। यस, सोल्डर। नेक्स्ट, सोल्डर इज गिवन देयर। सोल्डर it is alloy of lead and tin. It is alloy of lead and tin. Important. Solder is given there. What is solder? Solder it is alloy of lead and tin. Has a low melting point. इसका melting point क्या होता है? low होता है। इसीलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है? For welding of electrical wire. For welding of electrical wire. Clear है? यहाँ पर कुछ alloys given है जिनको कि आपको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट पूछे जा सकते हैं। What is solder? It is alloy of lead and tin. अब क्या आप दिल्ली गए हैं? क्या आपने कुतुब मीनार में ये वाला सो यदि आप दिल्ली गए हैं, ठीक है, और दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में आपने ये वाला पिलर देखा होगा जो कि सालों से यहीं पर है, बहुत सालों से मेटल का बना हुआ पिलर यहाँ पर है, बट इसका क्या नहीं हुआ है? इसमें करोजन नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? इसमें करोजन नहीं हुआ है। तो इसमें करोजन क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज इट इज द रिजल्ट ऑफ alloy. What is this? This is the result of alloy. So always remember कि कुतुब मीनार के पास में दिल्ली में एक आयरन का पिलर बना हुआ है। किसका पिलर बना हुआ है? आयरन का पिलर बना हुआ है जो कि 1600 years ago बना था। 1600 years ago, है ना? So they had developed a process which prevent iron from rusting. For its quality of rust resistance has been examined by scientists from all part of the world. So iron pillars is 8 meter height and weight is 6 ton. ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अलॉय कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि अलॉय के कारण रस्टिंग की प्रोसेस हम रोक सकते हैं। यस, देन सिंपल क्वेश्चंस आर गिवन देयर कि मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर आर हीटेड। यदि हमने इन्हें गर्म किया है सो व्हाट विल हैपन देयर? क्लियर? सो जिंक ऑक्साइड विद जिंक नो रिएक्शन। देखिए जिंक ऑक्साइड की यदि हमने मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाई है तो डिस्प्लेसमेंट होगा बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। फिर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन यदि हम कॉपर से करवाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। नेक्स्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन विद जिंक। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जिंक से रिएक्शन करवाने पर कोई रिएक्शन नहीं होती बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। देन मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, सेम मेटल है। देन कॉपर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा। नेक्स्ट, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक, कॉपर जिंक, ठीक है, जिंक इज लेस रिएक्टिव, कॉपर रिएक्ट्स विद जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव, that's why it displaces copper from its oxide, so displacement takes place. Then copper oxide reaction with magnesium, so magnesium is more reactive than copper oxide, so displacement होगा
आप कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ही मिलाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी. सो दिस इज द कंक्लूजन. मोर रिएक्टिव मैटर्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मैटर्स. यस. देन लास्ट क्वेश्चन, विच मेटल्स डू नॉट करोड इजीली. ऐसी कौन सी मेटल्स है जो कि आसानी से करोड नहीं होती है. सो दीज आर गोल्ड एंड प्लैटिनम. सो लिसन मी केयरफुली कि आपका एनसीईआरटी का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है विथ ऑल क्वेश्चन. So read it well, learn it well, and thank you so much for watching my video.